नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। कृषि भवन में रबी फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स और सामान्य चावल के लिए एक समान विनिर्देश जारी। मोटे अनाजों के मामले में मानक प्रक्रिया के तहत विनिर्देश तय। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष की तैयारी शुरू। हैदराबाद में आयोजित हुआ महासम्मेलन। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। रबी फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आगामी रबी फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। कृषि भवन में रबी फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल, अपर सचिव विवेक अग्रवाल, कृषि आयुक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं अनेक राज्यों के कृषि अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में समग्रता को समेटे हुए अनेक प्रकार की योजनाओं का सृजन किया है। वो योजनाएं लोगों तक पहुँचे, इस बात का प्रयत्न किया है। राज्यों के साथ मिलकर हम उत्पादन भी बढ़ाएं, उत्पादकता भी बढ़ाएं, उपार्जन भी बढ़ाएं और कृषि के क्षेत्र में देश की एक महारत बने, इस व्यापक लक्ष्य को लेकर भारत सरकार विगत दिनों से काम कर रही है और मुझे प्रसन्नता है कि उसके परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं। यद्यपि हम सब ये जानते हैं, किसान का घनघोर परिश्रम और केंद्र और राज्य सरकार की कृषि हितैषी नीतियाँ सब भी ठीक दिशा में चलें तो भी कृषि को प्रकृति पर निर्भर करना ही पड़ता है। जो वर्षा आधारित क्षेत्र है वो तो पूरी तरह निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां हैं उनके भी अपने नुकसान फ़ायदे हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा कभी कभी आती है तो उसके कारण भी कृषि क्षेत्र को नुकसान होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना किसान कर सके, उसको सुरक्षा कवच दिए जा सकें, उसकी आय में सहायता की जा सके, उसको कम ब्याज पर ऋण की उपलब्धता हो सके, वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वह टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके और एक आत्मनिर्भर किसानी की ओर उस सक्षमता के साथ बढ़ सके। इस दिशा में विगत दिनों अनेक कदम बढ़ाए गए हैं। हम सब जब प्रकृति से नुकसान की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उसका परिवर्तित स्वरूप भी ये किसानों को विगत दिनों काफ़ी भरपाई करने वाला रहा है। मैं समझता हूँ फसल बीमा का कंसेप्ट काफ़ी पुराना है। किसी न किसी रूप में फसल बीमा का क्रियान्वयन होता भी रहा है, लेकिन विगत दिनों अगर 3-4 वर्षों पर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि किसानों ने 17,000 करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में जमा किया, लेकिन जहां आपदा से नुकसान हुआ वहाँ कंपनियों के द्वारा 94,000 करोड़ रुपए की भरपाई किसानों को की गई। यह अपने आप में एक बड़ा सुरक्षा कवच है जिसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1,58,000 करोड़ रुपया किसानों को उनके अकाउंट में पूरी पारदर्शिता के साथ भेजा जाना, यह भी अपने आप में
एक रिकॉर्ड है और लगातार ये क्रम जारी भी है। केसीसी का जिक्र संजय अग्रवाल जी कर रहे थे। मैं समझता हूँ केसीसी के मामले में जो प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत अभी तक 11.5 करोड़ किसान यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं और जो पीएम किसान में रजिस्टर्ड है उस हर किसान को और उसके साथ साथ पशुपालक और मत्स्य पालक किसान को भी केसीसी मिले। कृषि भवन में रबी फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर संजय अग्रवाल ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको। सर, आज रबी अभियान पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, सर इससे किसानों को कितना फायदा होगा और मंत्रालय के क्या सर आगे के लिए क्या उसका पर्पस है? हर वर्ष रबी अभियान शुरू होने से पहले रबी गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी रहते हैं। इसमें पूरी समीक्षा की जाती है, बताया जाता है कि कौन सी सीड वैरायटीज़ अच्छी हैं। तो कृषि निवेशों की उपलब्धता, चाहे वो बीज हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, उसकी समीक्षा की जाती है। भारत सरकार की रणनीति, विशेष प्रयास क्या हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराया जाता है, जिससे राज्य तदनुसार कार्रवाई कर सकें। इस पर भारत सरकार ने एमएसपी की घोषणा 8 सितंबर को की। कभी भी 8 सितंबर को नहीं होती थी, जिससे किसान को पता रहे कि रबी की फसल की क्या दाम मिलने वाले हैं, क्या चीज़ हो पाए, जिससे वो कॉन्शियस डिसीजन ले पाए। किसानों को इस बार रबी सीज़न में तिलहन और दलहन के लिए विशेष बल देने की बात की गई है और इसको करने के लिए भारत सरकार ने ऑयल सीड्स के, मस्टर्ड के पर्याप्त मिनी सेट ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं। सब राज्यों में पहुंच भी गए हैं, जिनका वितरण प्रारंभ हो जाए। और ये मिनी किट उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पहले मस्टर्ड उगती नहीं थी, जिससे कि लोग वहां पर उस नए एरिया में सरसों उगाएं। और ये सारी वैरायटी सरसों की वो बोझी भेजी गई है जो 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक की थी, जिससे कि बेटर उत्पादकता लोगों को मिल पाए। इसके साथ साथ आईसीआर के माध्यम से कौन सी नई सीड वैरायटीज़ हैं उनको राज्य को बताया गया, जिससे कि वो ब्रीडर सीड चेन में राज्य उनकी आवश्यकता से उसको लेके आ पाएँ। 2 चीज़ों पे बहुत मेजर बल दिया गया उनको, राज्यों को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान स्टार्ट किया था कि सभी किसान, पीएम किसान के धारकों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले। इस पेंडेमिक टाइम में 1 वर्ष के अंदर करीब करीब 2,37,00,000 किसानों को 2,44,000 करोड़ का नया किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली। यानी वो इतना 2,44,000 करोड़ बैंक से निवेशों के लिए उपलब्ध खरीद सकते हैं। तो सारे निवेश की उपलब्धता भी होगी, आवश्यकता भी होगी। इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त चेकिंग हो और पेस्टिसाइड गुणवत्ता वाले हों, सीड्स गुणवत्ता वाले हों, इस पर बहुत विशेष बल दिया गया, जिससे स्टेट बोर्ड तदनुसार टेकअप करके कर पाएँ। फसल बीमा योजना भारत सरकार की स्कीम चली है रिस्क मिटिगेशन की, उसके बारे में अवगत कराया गया, जिससे कि पर्याप्त फार्मों में कवरेज हो। और ये भी अपेक्षा की गई कि वर्तमान में दर तो एमएसपी के ऊपर ही है। यदि खरीफ का उत्पादन अच्छा रहा है, नॉर्मल के एरिया जो 5 साल का औसत है उससे करीब 40 लाख मीट्रिक टन का एरिया ज़्यादा है। मुझे बताते बहुत खुशी है कि पिछली बार फूड ग्रेन का उत्पादन आज फर्स्ट एस्टिमेट जारी हो रहा है 149.56 मिलियन मीट्रिक टन था, इस बार करीब करीब 150.5 मिलियन टन है, जो करीब करीब 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन ज़्यादा उत्पादन खरीफ में इसके बाद हुआ है, जो निश्चित तौर पे जीडीपी और हर चीज़ में किसान की आय में सहायक होगा। तो इनका उपार्जन करने के लिए यदि दाम तिलहन के बल ज़्यादा है, यदि उसकी किसी दशा में एमएसपी कम होते हैं, तो तत्परता से केंद्र खुले हैं, उसका उपार्जन हो, जिससे किसान को जिसमें उस पर विशेष बल दिया गया। पर सभी राज्यों की तैयारी है, सभी राज्यों को रीच है और सब राज्य नीचे तक जाएंगे, जिससे कि जो भी निवेश उपलब्ध है किसान को समय से मिल पाएगा और किसान अच्छी खेती कर पाए, इसकी व्यवस्था रहेगी। सर, आप ये जैसे तिलहन पर भी जो अभी सरकार की जो कमी है सर, और बाहर से इंपोर्ट किया जाता है सर, आपने अभी जिक्र भी किया पाम ऑयल के। सर, ये पाम ऑयल के किस तरह से बढ़ावा देने के लिए आपकी जो मंत्रालय है सर इसका? पाम ऑयल के लिए भारत सरकार ने नई स्कीम लेके आए हैं, 11,000 करोड़ की स्कीम लेके आए हैं। तो उसमें जो समस्या पाम ऑयल क्षेत्र में किसान को जाने के लिए थी, उनका समाधान करने की कोशिश की है। 2 प्रमुख समस्याएं किसान और क्षेत्र बताते थे। पहला ये कि क्योंकि ऑयल पाम इंपोर्ट होता था, तो इसका दाम जो किसान को फूड पंच का मिलता था वो अंतर्राष्ट्रीय भाव पर निर्भर करता था। अंतर्राष्ट्रीय भाव बहुत ज़्यादा गिर जाए तो उस वर्ष में किसान को पैसा नहीं मिलता था। इससे किसान को विश्वास नहीं होता था मैं फसल लूँ जो 20 साल की फसल है, तो किसी वर्ष में आके मुझे दिक्कत ना हो जाए, आगे क्या हो।
तो उसमें भारत सरकार ने व्यवस्था की है वायबिलिटी गैप की, कि जो 5 साल के औसत के हिसाब से किसान को आश्वस्त मूल्य मिल पाए, जिससे किसान बेफिक्र उगा पाए। पहली बात ये थी। दूसरा, ऑयल पाम में शुरू में प्लांटिंग मटेरियल में काफ़ी पैसा खर्चा होता है, करीब 143 करोड़ दे लगते हैं। तो उसके लिए पुरानी स्कीम में 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत थी, जबकि अगर बाहर से प्लांट आता है करीब 29,000 रुपये तक का खर्चा किसान का हो जाता है। तो 12,000 को बढ़ा के 29,000 रुपये तक के प्रति हेक्टेयर कर दिया गया, जिससे किसान को जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना हो उसका पैसा मिल पाएगा। और 5 अक्टूबर को नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा संभावना है। 5 अक्टूबर को सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ एक पूरा सम्मेलन का आयोजित भी किया जा रहा है, वहाँ पर बिजनेस मीट, जिसमें इंडस्ट्री भी रहेगी, किसान भी रहेंगे, राज्य भी रहेंगे, जिससे उसको आगे टेकअप करके कर पाएँ। और अभी हाल में 6-7 को राज्यों के साथ भी किया गया था। तो ऑयल पाम को काफ़ी बढ़ावा देना। और दूसरा, ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड है, सोयाबीन है, इसके नए क्षेत्र जहाँ पे स्पेशली राइस फैलो एरिया होते हैं, जहाँ राइस उगा था, अब कुछ किसान लेते नहीं है, उसमें मिनीकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया कि उस एरिया में भी नया हमारा सरसों का उत्पादन हो और सरसों की प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये प्रयास पहली बार पायलट प्रोजेक्ट रूप में माननीय कृषि मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिया गया था। और 91 लाख टन से बढ़ के लास्ट ईयर, जबकि प्राइस कम भी था, 100 लाख मीट्रिक टन चला गया, करीब 10% 12% का इजाफा हुआ था। इसका प्राइस भी अच्छा है और मिनीकेट का प्रोग्राम पुनः प्रभावी रूप से किया जा रहा है, आउटरीच भी काफ़ी है। तो निश्चित तौर पर सरसों का एरिया बढ़ेगा। धन्यवाद। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। धान की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए विस्तार से जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निदेशक डॉक्टर AK सिंह। क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मोटे तौर पर जो है कृषि के क्षेत्र में जो है 2 मेन सीज़न है, खरीफ का और रबी का, लेकिन इनके बीच का भी एक सीज़न है जिसको हम समर क्रॉप का कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से खरीफ और रबी का महत्व सबसे अलग है, क्योंकि जो हमारे देश की खाद्य सुरक्षा है वो इन्हीं 2 मौसम से जो है सुनिश्चित होती है। और खरीफ जो है हमारा कवरेज ज़्यादा रहता है, लेकिन वो पूरा रेनफेड आधारित होता है। लेकिन रबी सीज़न भी हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, चूँकि ये जितने भी इरीगेटेड क्षेत्र है उसी में ही इसकी खेती होती है। और लगभग आप देखेंगे कि जो इसका जो मुख्य फसलें हैं जो रबी में आती हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे आप गेहूं की बात करो, और कुछ जगह समर राइस भी रहता है। इसके अतिरिक्त जो है हम बात करेंगे तो बहुत सारी कुछ ऐसी हमारी रबी के सीज़न की जो दलहनी फसलें हैं और तिलहनी फसलें हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जब आप दलहनी की बात करोगे तो उसमें मूंगफली आता है और सूरजमुखी की खेती है। और इसके साथ साथ ये दलहनी में तो जो बात करते हैं, मैं आपको तिलहनी के बारे में कह गया, तो दलहनी में जो है हमारा ग्राम, जो एक तरह से चना है, वो हमारी मुख्य फसल है। लेंटिल है, वो हमारी मुख्य फसल है। लेकिन जब आप तिलहनी की बात करोगे तो उसमें हमारी मूंगफली की खेती है और सनफ्लावर की खेती है। साथ साथ जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है हमारे ऑयल पाम भी है। ऑयल पाम, ये सभी चीज़ें जितनी भी हैं तिलहन में आ जाती हैं, जिनको प्रमोट करते हैं। साथ साथ जो है कुछ जगह समर मेज के भी खेती रहती है। तो ये मुख्य फसलें हैं जिनको हम रबी के मौसम में प्रचारित करते हैं। जैसे भी कोई नया सीज़न होता है तो मैं यही कहूँगा कि कृषि मंत्रालय में हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, रबी सीज़न, खरीफ सीज़न, इनके माध्यम से जो है हम एक संदेश राज्य सरकारों तक पहुंचाते हैं और राज्य सरकारों से जो हमारी प्लान है रबी सीज़न के, उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कि जो हम लोगों ने टारगेट खरीफ के मौसम में, खरीफ और रबी दोनों के लिए सुनिश्चित किए थे उस टाइम में, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमारा
क्या हमारा कार्य बिंदु होना चाहिए और किन किन कंपोनेंट्स पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में हम इस कार्यशाला में ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर कोई राज्य जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर वो फेस कर रहे हैं तो वो हमें बताएं, तो हम उनको उन समस्याओं का निराकरण जो है वहीं बैठ करके करते हैं। और साथ में जो है हमारी जो, मैं एक तरह से ये कहूँगा कि जो टोटल, जैसे मैं खाद्य सुरक्षा की बात कर रहा था कि हमें करीब करीब जो उत्पादन हुआ वो लगभग 307 मिलियन टन है, जिसमें से करीब करीब 151-52 मिलियन टन जो है हमारा खरीफ सीज़न से आता है और बाकी 155 के आसपास, 154 या 55 के आसपास जो है मिलियन टन का उत्पादन हमारा रबी सीज़न से आता है। तो दोनों सीज़न हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इसीलिए हम हर सीज़न से पहले जितने भी हमारे इनपुट हैं, चाहे वो सीड है यानी कि बीज की बात करते हैं, अच्छे बीज हैं, गुणवत्ता वाले बीज हैं, नई किस्मों के बीज हैं, साथ साथ पेस्टिसाइड जो केमिकल जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि कृषि में प्रयोग होते हैं, जो भी बीज कीटनाशक दवाइयाँ हैं, फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड, इसके साथ साथ वीडीसाइड जो भी यूज़ होते हैं उनको सुनिश्चित करना। साथ साथ जितने भी खाद के जो ज़रूरत पड़ती है, जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उनको समय रहते जो है उनकी उपलब्धता को जो है सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार देश की तरक्की और हर एक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी योजनाएं बना रही है। खासतौर पर अगर बात की जाए कृषि की, तो सरकार नई नई योजनाओं की सौगात देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिनांक 20 सितंबर को जारी हुए फोर्टिफाइड राइस स्टॉक्स की खरीद के मामले में ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स और सामान्य चावल के लिए एक समान विनिर्देश के बारे में। दिनांक 20 सितंबर 2021 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने पहली बार फोर्टिफाइड राइस स्टॉक की खरीद के मामले में ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स और सामान्य चावल के लिए एक समान विनिर्देश जारी किए हैं, जिसमें 1% FRK को सामान्य चावल के स्टॉक के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। विभाग ने आगामी खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए केंद्रीय पुल की खरीद के लिए खाद्यान्नों के एक समान विनिर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत ये निर्देश धान, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी जैसे अन्य मोटे अनाजों के लिए जारी किए गए हैं। इन विनिर्देशों में KMS 2020-21 के लिए धान के एक समान विनिर्देशों के आधार पर TPDS और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरण के लिए राज्यों को जारी होने वाले धान के मानक भी शामिल है। राज्य सरकारों से किसानों के बीच एक समान विनिर्देशों का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया गया है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और भंडार को लेकर किसी भी तरह की अस्वीकृति से बचा जा सके। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय खाद्य निगम को सलाह दी गई है कि KMS 2020-21 के दौरान खरीद में एक समान विनिर्देश सख्ती से अपनाए जाए। भारत सरकार ने किसानों के हित की रक्षा और प्रोत्साहन देने के क्रम में हरियाणा व पंजाब के संबंध में 26 सितंबर 2020 से और बाकी देश के लिए 28 सितंबर 2020 से खरीद अवधि निर्धारित कर दी है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य खरीद एजेंसियों को झंझट मुक्त खरीद और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है।
फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। सरकार पोषक अनाजों पर बहुत ध्यान दे रही है। हाल ही में हैदराबाद में पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। हैदराबाद में इस महासम्मेलन के आयोजन के साथ ही 2023 की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों से कहा कि वो पोषक अनाजों के महत्व को समझे और उन्हें अपनी थाली का हिस्सा बनाए। पोषक अनाज वर्ष के सिलसिले में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हैदराबाद में आयोजित पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में था। 2 दिनों तक चलने वाला ये महासम्मेलन हैदराबाद स्थित भारतीय कदन्य अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित किया गया। इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के अलावा नीति आयोग का भी भरपूर योगदान रहा। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने अनुसंधान सुविधाओं, पोषक अनाज बीज विज्ञान केंद्र, पोषण केंद्र यानी न्यूट्री हब की पोषक अनाज नवोद्यम प्रदर्शनी के अलावा नवोद्यम यानी स्टार्टअप सुविधाएं, कदन्य खाद्य प्रसंस्करण एककों, पोहाकरण श्रृंखला और इफ्को की पोषण वाटिका का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उभरते एफपीओ के काम को सराहा गया और भारतीय कदन्य अनुसंधान संस्थान ने एपिडा, एनआरएलएम, टीसीपीएल, हेरिटेज फूड्स के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च और न्यूट्री हब, जो कमर्शियल फैकेट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के रिप्रेजेंट करते हुए आपके सामने 2 दिन का सदस्य गोष्ठी, जैसे न्यूट्री सीरियल जो मिलेट्स या कदन कहते हैं, उनका मल्टी स्टेक होल्डर मेगा कन्वेंशन जारी है। और इस कन्वेंशन में खास करके ये अंतर्राज्य इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके ऊपर चर्चा करते हुए अभी आपको तो मालूम है कि ये जो इससे पहले मोटा अनाज कहते हैं, अभी इसको पोषक अनाज कहने लगे। गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन में 2018 ईयर में इसका घोषित किया है कि इसका नाम आगे से इसका पोषक अनाज कह सकते हैं।
अभी ये तीसरा वर्जन मैच्योर्ड वर्जन है। यहाँ पे स्टार्टअप्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने जो अब तक 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट किया है, अभी इसको कैसे स्केल अप किया जाए और इसको एक्सपोर्टेबल मॉडल कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। और हमने इस वर्षन में वेंचर कैपिटलिस्ट को, एंजल इन्वेस्टर्स को और उसके डिफरेंट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें लेके आए हैं। वो अभी तय कर रहे हैं कैसे फाइनेंशियल मार्केट में मिलेट एज ए इन्वेस्टेबल कमोडिटी, जहाँ पे जो जिसके पास पैसा है ये इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकता है, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है। तो ये 2 दिन के पूरे विचार विमर्श में हम सब मिलके ये तय कर रहे हैं कि मिलेट्स कैसे ग्लोबल लेवल पे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दे सकता है। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हमारी जो ग्रेन्स है, हमारी जो लोकल फूड है, उसको लोकल से ग्लोबल तक ले जाना है। तो इसी प्रयास हमारा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सब मिलके सारे स्टेक होल्डर के साथ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो 2023 तक हमें आशा है कि इंडियन मिलेट्स को ग्लोबल रिस्पेक्ट, ग्लोबल पोजीशनिंग और ग्लोबल हेल्थ फूड्स के रूप में ये उभर के आएंगे। और हम सबको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और पोषण अभियान का जो हम बात करते हैं, सारी दुनिया को ये पोषण अभियान देंगे ये मिलेट्स जो कदन या न्यूट्री सीरियल्स हम बताते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, जल्दी से इसे स्कैन कर लीजिए। किसी भी समय आप अपने मोबाइल फोन पर ही देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम और कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। शहर में जरूर रहता हूँ मंगल, लेकिन इस जमीन के साथ रिश्ता नहीं टूटा है मेरा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की तेरी? मैं बस मदद करने की कोशिश। नहीं चाहिए दुश्मनों की मदद। हर चीज में जोखिम है, पर उस जोखिम से कैसे निपटना है ये मंगल बखूबी जानता है। आज की औरत चूल्हे पर रोटी पकाना भी जानती है और ट्रैक्टर चलाना भी जानती है। पर जरूरत पड़े ना तो अपने परिवार के लिए रोटी कमा भी सकती है। अरे ना, औरत बहुत नाजुक होती है, उसे हमेशा मर्द के सहारे की जरूरत पड़ती है। पत्नी का अभिमान सिंदूर, राखी और सिंदूर जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर।